कि आरक्षण का लाभ जो है वो वर्ग उठाता है जो 50% आरक्षण पाता है। जो बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। जिन सुविधाओं के चक्कर में स्कूल बंद किए जा रहे हैं वो सुविधाएं मिलना चाहिए, उनको टेंट मिलना चाहिए, उनको बढ़िया सी सीट मिलना चाहिए, उनको बोर्ड मिलना चाहिए, उनको कलम मिलना चाहिए, उन्हें किताब मिलना चाहिए। कि मोहब्बत करने में बहाने लगे और होश में आते आते जमाने लगे। रात कैसे कटी जब गुलों से कहा, अश्क दामन में थे मुस्कुराने लगे। गम को सहने की आदत सितम हो गई, खुद ब खुद हम अपने दिल को जलाने लगे। ये गरीबों के बच्चों की तकदीर है, चलने लगे तो कमाने लगे। और एक मुफलिस की बेटी जवां क्या हुई, घर में लोग बहाने से आने लगे। मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे फरमान पर और सड़कों पर निकल जाएंगे और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और स्कूल एक भी बंद नहीं हो पाएगा। हम अपना हक या तो शांति से लेंगे या क्रांति से लेंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो वोटर लिस्ट इंटरनेट से गायब कर दी गई है। ये आप लोग क्यों नहीं जानते? ये कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में एक पोस्टर देख सकते हैं। बीबीए गठबंधन ने ललकारा धरती कुर्सी का बंटवारा। आप इसके बारे में इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकिम है और मैं फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ, यूपी फरुखाबाद। मैं यहाँ पर जो है अपनी बात रखने आया और अपने समाज के और अपने जितने भी साथी बंधु हैं हमारे मिलने वाले, उन सबके लिए हम यहाँ पर आए हैं और उनकी बात रखेंगे। बंटवारा क्या करना है? बंटवारा करना नहीं है, बंटवारा लोगों से छीनना है। जो हम लोग का बांट लिया लोगों ने, जो हमारा जो है हमें सबको अलग कर दिया, उसको हम लोग को बराबर से एक जुट पे लाना है और एक ही मंच पे जाके साझा करना है। तो रकीम जी, क्या ऐसा है जो आपसे छीन लिया गया है जिसको एक मंच पे लेके आएंगे? ऐसा है, लगभग 20 सालों से 30 सालों से, ठीक है, शिक्षा का जो हम लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए थी, हम लोग को एक आगे जाना चाहिए था। हर जो भी रोजगार या कोई भी तरह के सरकारी संस्थान है वहाँ पर हम लोग का जो है हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है हम लोग पिछड़ते ही चले गए और पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा ऐसा बना दिया कि पिछड़ा वर्ग एक पिछड़ा ही तरीके से रहेगा। 50% का आरक्षण लेने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग को ही लोग कहते हैं कि आरक्षण का लाभ उठा के ये आगे बढ़ जाते हैं, जबकि आरक्षण का लाभ जो है वो वर्ग उठाता है जो 50% आरक्षण पाता है। और हम लोग को 27% आरक्षण में, उसमें भी 50% के लोग इंटरफेयर करते हैं। तो मतलब ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं? ओबीसी आरक्षण हो, समाज में शोषित वंचित जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात करने के लिए हम आए हैं। तो क्या क्या चीजें ऐसे लगती है आपको जो आपको नहीं मिल पाए? मूलभूत आपके अधिकार थे जो किसी और को मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहे हैं। मूलभूत अधिकार हमारी सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा हम लोग को बचपन से ही टाट फट्टे में पढ़ा के बैठाला गया, टाटो और जमीन पे बैठ के पढ़े, वहाँ पर शिक्षा सही से नहीं मुहैया हो पाई। और आज भी वो स्कूल जो चालू थे गांव क्षेत्र में, अब वो स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए। और जो इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर हमारे भाई बंधु थे, जिनको रोजगार मिलता था, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। इस वजह से हम लोग जो है ये आंदोलन कर रहे हैं और इन सब पार्टियों को जोड़ के, जो पूरे भारतवर्ष की पार्टियां हैं, इन सभी पार्टियों को जोड़ के हम ये काम कर रहे हैं। तो आप स्कूल मर्जर की बात कर रहे हैं जो यूपी सरकार लेके आई है। तो स्कूल मर्जर से यूपी सरकार का साफ कहना है कि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, जिन स्कूलों के अंदर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर 10 बच्चों के प्रति 10 टीचर है, वहाँ पर वो स्कूल तो नाकामयाब है, इसलिए स्कूल मर्जर आवश्यक है। आप लोगों ने ऐसा है या जाके देखा है? यूपी सरकार का कहना है। नहीं, आप लोगों ने देखा है या सुना है या किसी चैनल पे देखा है कि वहाँ 10 लोग पढ़ रहे हैं? देखिए, सरकार के कहने पे ही तो हम भी चल रहे हैं। नहीं तो आप लोग जैसे कि आज यहाँ पर आए हो, तो यहाँ आप किसके कहने पे आए हो? हम लोग तो प्रेस से, हम किसी के कहने पे नहीं, कहने पे नहीं, आप अपनी मर्जी से चलते हो ना। तो आप कभी उत्तर प्रदेश जाइए और जो वहाँ पर 5000 स्कूल हैं जिन्हें बंद करने की बात चल रही है, तो वो क्यों बंद हो रहे हैं? और वो आप लोग जाकर देखिए वहाँ कि उसमें 10 बच्चे पढ़ रहे थे या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या है हकीकत, आप बताइए। हकीकत ये है कि वहाँ सब स्कूलों में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ उसको बंद किया जा रहा है आप लोगों की आवाज से कि वहाँ पर कोई 10 पढ़ रहे हैं, कोई 5 पढ़ रहे हैं। मगर जब आप लोग वहाँ जाइए, सच्चाई निकालिए सामने, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर 10 नहीं 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और बस उनको अब ये है कि इनको पढ़ाई कैसे ना कैसे इनकी खत्म करी जाए, बंद करी जाए।
तो स्कूलों को शिफ्ट भी तो किया जा रहा है ना, 2-3 स्कूल को मर्ज भी तो किया जा रहा है। 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 5000। और आप ये चाहोगे कि आपके कभी भी भाई बंधु कभी ना शिक्षित हों, अनपढ़ रहे हैं? आप लोग चाहोगे? ये नहीं चाहोगे ना। तो वही हम लोग भी ये चाह रहे हैं, जो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये अपनी सारी बातें, सारे वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, सब लोग ये चाह रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जिसको जो भी परेशानियां, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि 5-5 हजार बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और सरकार 5,000 स्कूल है, वहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो किन कारणों के वजह से सरकार बंद कर रही है? ये तो हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। आप रहते हैं, आप क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सरकार जो है इन स्कूलों को इसलिए बंद करना चाहती है क्योंकि सरकार मूलभूत सुविधाएं देना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ पर मिड डे मील का प्रोग्राम चलता है, उससे जो है सरकार को नुकसान होता है। सरकार को ऐसा लगता है कि मिड डे मील चलाने से हमारा नुकसान हो रहा है, और उसमें जो है 12 से 15 लोग एक स्कूल में जॉब करते हैं, 12 पंजे 60 हजार करीब लोगों का वो नौकरी छीनने की कोशिश कर रही है। और 60 हजार लोगों का अगर रोजगार छीना जाएगा तो उनकी सैलरी के हिसाब से अगर 30 हजार का भी आंकड़ा लगाएंगे तो 112 करोड़ समथिंग उसका महीने का चार्ज होगा। लेकिन अब फरमान तो जारी हो चुका है। अब उसमें ये है कि जो बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। जिन सुविधाओं के चक्कर में स्कूल बंद किए जा रहे हैं वो सुविधाएं मिलना चाहिए, उनको टेंट मिलना चाहिए, उनको बढ़िया से सीट मिलना चाहिए, उनको बोर्ड मिलना चाहिए, उनको कलम मिलना चाहिए, उन्हें किताब मिलना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़े। वहाँ पर केवल फट्टा बिछा दिया गया, टाट बिछा दिया गया, उनको वहाँ पे डाल दिया गया, फट्टा नहीं है, फट्टा फट गया, कोई बात नहीं। बच्चे जब स्कूल आएंगे तो उनको बैठने की अच्छी मूलभूत सुविधा तो होनी चाहिए। बच्चे कहाँ बैठेंगे? तो बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं, और जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं उनके बच्चे खेतों में या कहीं भी नराई या गुड़ाई का काम करने लगते हैं। क्योंकि जब हम आपको एक बात बताएं, छोटी सी बात है हमारी, कि मोहब्बत करने में बहाने लगे और होश में आते आते जमाने लगे। रात कैसे कटी जब गुलों से कहा, अश्क दामन में थे मुस्कुराने लगे। गम को सहने की आदत सितम हो गई, खुद ब खुद हम अपने दिल को जलाने लगे। ये गरीबों के बच्चों की तकदीर है, चलने लगे तो कमाने लगे। और एक मुफलिस की बेटी जवां क्या हुई, घर में लोग बहाने से आने लगे। यही रवैया जो है वो चाहते हैं कि ये बना रहे, और यही बना रहेगा तो इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश कुशवाहा है, मैं सर्वजन सुखाय पार्टी का जिला अध्यक्ष झांसी से हूँ जी। जैसा कि अभी हमारे भैया लोग बता रहे थे और आपका भी सवाल था कि शिक्षा को लेके, मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से, आप जैसे आपने कहा कि स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान है। तो मैं बताता हूँ सरकार का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। सरकार का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये शोषित हगवंचित समाज अगर पढ़ लिख कर अगर खड़ी हो गई तो ये हमसे फिर सवाल पूछना शुरू कर देगी। सबसे बड़ा उनका ये नुकसान है। उसके बाद उन्होंने जो वर्तमान में उन्होंने कहा कि 5000 स्कूल मर्ज किए जाएंगे और उनमें बच्चे कम है। चलिए मान लेते हैं कि 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक MP एक विधायक जो जनता के बीच से चुनकर जाता है, उसे एक सिक्योरिटी गार्ड उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुआयना किया जाता है। उसकी लगभग तनख्वाह 25 से 30 हजार होती है या नहीं होती? जब एक MP को हम 2 पुलिस वाले दे सकते 50,000 रुपए में खर्च करके, तो हम 15 बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते एक टीचर को देके? कोई नर्सरी तो आप प्राथमिक ही विद्यालय तो आप बंद कर रहे हो, आप कोई नेशनल स्कूल तो बंद करने के लिए नहीं जा नहीं रहे कि नहीं साहब उसमें 12-15 टीचर हैं तो 1-1 लाख उनकी सैलरी हो रही तो सरकार नुकसान में आ जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आपने बताया कि फरमान जारी हो गया, तो मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे फरमान पर, और सड़कों पर निकल जाएंगे और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और स्कूल एक भी बंद नहीं हो पाएगा। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वजन सुखाय पार्टी की तरफ से चुनौती है। स्कूल एक भी बंद नहीं होगा। तो शांति प्रिय रहेंगे या रोष? इसी बात है, बाबा साहब का एक ही नारा था, हम अपना हक या तो शांति से लेंगे या क्रांति से लेंगे। ये हमारे विचार। अगर आप हमें शांति से दे दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वरना हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं, भाई हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का अधिकार है, सड़कों पे निकलने का अधिकार है, वो थोड़ी छीन लोगे। तो कोर्ट भी तो जा सकते हैं। आप हमें बताइए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा उसको दहाड़ेगा, बाबा साहब ये भी कहते हैं। चलिए बिल्कुल, बाबा साहब की बात सराखों पर है। उन्होंने सत्य कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं बाबा साहब की तो बात कर रहा हूँ। उन्होंने ही तो कहा है कि सड़कों पर, संविधान में उन्हीं ने तो हक दिया है कि जितनी भी लोकतंत्र में पार्टियां बनाई जाएंगी वो सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर सकती हैं।
हम बुराई के खिलाफ आंदोलन छेड़ सकते हैं, चाहे वर्तमान में सरकार हो या कोई उग्रवादी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तम प्रदेश कहती है अपने आप को। ये तो देखिए, जैसे मैं भी हूँ तो अपनी बुराई नहीं करूंगा, मैं भी यही कहूंगा मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। मैं कहूंगा कि मैं चोर हूँ? नहीं कहूंगा ना। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के, वो अपने मुंह से चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, लेकिन ये तमाम लोग जो खड़े हैं ये सब कहते हैं कि चोर है तो है। जैसे कि वोट चोर, बहुत बड़ा नाम दिया गया है। सरकार ऐसी होती है, धिक्कार है ऐसी सरकारों पे जो सड़कों पे अगर लोग निकल आए और वो कहते हैं सरकार आप चोर हो। अगर उनकी वर्तमान स्थिति में अगर होता तो सारी सरकार से कहता इस्तीफा दे दो। ऐसी सरकार चलाना किस काम की, जो जनता सड़कों पे निकल आ रही है। लेकिन देखिए, बात यदि वोट चोरी की आप कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि जिनके वोट अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ है वो आइए हमसे बात करिए। चलिए मैं मान लेता हूँ, चलिए हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो वोटर लिस्ट इंटरनेट से गायब कर दी गई है। ये आप लोग क्यों नहीं जानते? ये कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं क्या? कर तो चुनाव आयोग ही रहा, कोई और तो बाहर से करने के लिए नहीं आ रहा कि हम आपके कंप्यूटर में छेड़छाड़ कर देंगे। किया तो आप नहीं है, किया तो किनके इशारों पर है, ये तो हम सब भी जानते हैं और नाम भी बता रहे हैं उनका। और उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन भी छेड़ा गया देश की पार्टियों ने। किसने किया है, किसने करवाया है? ये सारे ही दल इसके विरोध में है। मेरा कहने का, जब हमारा राष्ट्र बचेगा तब तो ये पार्टियां बचेंगी। तो सबसे पहले तो राष्ट्र को बचाना होगा ना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हक सिर्फ एक वोट है, जिससे हमें जीने का, खाने का, पीने का, रोड पे चलने का, लाइट, बिजली, सारी व्यवस्थाएं हमें वोट देता है। अगर ये वोट ही हमसे छीन लिया जाएगा तो क्या हम सड़कों पे नंगे पैर चलेंगे? सड़कों पे घुटने के भर रेंगेंगे? नहीं ना। लेकिन संविधान बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं, संविधान बचाने की, तो संविधान बचा ही तो हुआ है, तभी तो आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नहीं, ये बात मानता हूँ, अगर संविधान अगर बचा हुआ होता या संविधान उनकी गलत नीतियों को बोलो अगर पास कर रहे हैं, संविधान के विरोध में वो जा रहे हैं, तब ये सड़कों पर जनता है। संविधान के विरोध में पार्टियां जा रही हैं, जैसे कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, और उसकी आड़ में न जाने कितनी पार्टियां उनके पीछे लग गई हैं, कहीं ना कहीं सत्ता के लोभ में, या शुद्ध भाषा में कहें कि चांदी का या सोने का बूट, जूता शब्द इसलिए नहीं कह रहा कि थोड़ा सा, लेकिन आप बोल दीजिए तो जैसे चांदी का जूता जो होता है उसमें अगर हम मलाई खा रहा हो कोई तो उसे बुरा थोड़ी लगेगा, क्योंकि कहने का मतलब साहब हमारा तो जूता भी चांदी का है। और ज्यादा बड़े दलाल होंगे तो उनका जूता सोने का हो जाएगा। तो आप बताइए, जब सोने और चांदी के जूते में आदमी मलाई खाएगा उसे बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। उसे आप वही पुरानी परंपरा में दे दो, एक मिट्टी के बर्तन में, वो कहेगा मैं एमपी होके मिट्टी के बर्तन में खाऊं। लेकिन हम सब बुंदेलखंड वासी हैं, उत्तर प्रदेश वासी हैं, हमारे लिए वो मिट्टी का बर्तन ही हमारा सर्वोपरि है। हम उस मिट्टी में ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम दलाल नहीं हैं। अच्छा, हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर 50%। ये तो हमारे डेड इकोनॉमी तक कहा गया भारत की इकोनॉमी को। राहुल गांधी ने भी कहा कि टोटली डेड इकोनॉमी है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये तो बड़े नेता हैं, वहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, वो जाने। वोट चोरी भी राष्ट्रीय स्तर की बात है, तो ये सबके सामने खुलासा कर दिया गया, और इसके लिए वो वोट चोरी हम लोग अंतरराष्ट्रीय रूप से डेड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया गया। सुनिए, अमेरिका हमें वोट डालने नहीं आता है, हम अपने भारत में वोट डालते हैं, इसलिए उस हक का हमें पता है। विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है भारत। आप भी इस विश्व गुरु में ही तो रह रहे हैं। आप ये बताएं, ये बताओ, किसान जैसे हमारे माननीय भाई साहब बता रहे, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, और तो छोड़िए आप यहाँ से अभी कितने सिग्नल मिले। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं झांसी से चल के आया हूँ, जैसे आपके दिल्ली में, और अपने झांसी से जो चल के आया हूँ, गिनती नहीं बता पाऊंगा आपको भीख मांगने वालों की। अगर सरकार के, वर्तमान सरकार जो अपने आप को विश्व गुरु कहती है, और सड़कों पे अगर भिखारी अगर भीख मांग रहा है तो ये कमी किसकी गिनाओगे आप? कभी आपने गिनाया कि साहब ये बताइए, सड़कों पे भीख क्यों मांग रहे हैं? भीख मांगना किसको पसंद? गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस ने भी दिया था, तो गरीब हटे, तो उन्हें हटा दिया ना, कांग्रेस को हटा दिया। इसके बाद सर भाई जैसे कोई भी आया, एक सपना तो दिखाया गया था ना। समय तो लगता है ना। समय, अगर ये बताइए मैम, अगर समय अगर 5 साल से ज्यादा लिया जाता तो मानवर बाबा साहब जो हमारे थे, वो लोकतंत्र में एमपी को अमर कर जाते कि जब एक बार तू जीत जा तो जिंदगी भर एमपी रहेगा और जिंदगी भर विधायक रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर तो 10 साल के लिए आरक्षण बोल के गए थे, प्रावधान को आगे बढ़ाया जा रहा है ना? बिल्कुल, इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि उन्हें 10 साल इसलिए बोला गया था कि अच्छे नेता जो आएंगे वो 10 साल में आरक्षण से सभी हक वंचित समाज को बराबरी पे लाकर बिठा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके आरक्षण का ही उनको सुविधा नहीं दी। जैसे हम अगर दलित से आते हैं, भाई कोई भी हो, जैसे दलित हो, ओबीसी से समाज से आता हो, तो उनका हक हमने किसी और को दे दिया, चाहे वो नकली डॉक्यूमेंट बना के हो, चाहे चोर सिफारिश से हो,
सीधी सी बात है। तो इसलिए वो आरक्षण को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और आरक्षण की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज भी हम बराबर नहीं है। आज भी कई गाँव में आप जाइए, आज भी आप बताइए, इटावा की घटना को ले लीजिए, आपके ऐसी कितनी घटना कहता अभी कल की बात है, सॉरी परसों नरसों की बात है, किसी ने बोल दिया कि साहब एक यादव समुदाय ने एससी वर्ग को मारा है और उसके ऊपर ही मुकदमा लिखा दिया है। तो साहब वो मानने वाले कोई और यादव होंगे, हमारे यहाँ का यादव ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का यादव बहुत भोला है, और जो नारा देते पीडीए का, वो पीडीए वाले यादव नहीं है। पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉराइज, सुनना है मेरी बात। पीड़ित दलित अल्पसंख्यक नारा है यूपी में समाजवादी। ये अगर यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है, ये अखिलेश जी का नारा है, लेकिन अखिलेश के मन की भावना मैंने बता दिया ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉराइज। और अगर ज्यादा देखे जाए तो अगर इसको और उल्टा ले लो आप, डी फॉर डिम्पल, टी फॉर परिवारवाद, और ए का मतलब फिर वही आ गया। तो आप मतलब आप कह रहे हैं परिवारवाद डिम्पल अखिलेश। बिल्कुल ये आप बताओ, आप चलिए आप अगर दिल्ली से कभी हमारे यूपी की तरफ आइएगा, इटावा सेपई में या बुंदेलखंड झांसी में आइएगा, मैं आपको पूरा परिचय दूंगा और आपके आने तक का आपको सारी व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन एक बार आप चलिए मेरे साथ, मैं बताऊं, विधायक एमपी एमएलए उनके यहाँ बच्चा 22 साल का होगा, वो 3 साल के लिए तैयारी करना चालू कर देता है। अगर हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं, अगर हमने गलती से आवाज उठा दी तो हमें दबा दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा। ये उनकी करती वो कथनी है। कितने गिना दूं मैं? तो चलिए मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। एक जवाब और दे दूं, जैसे वो कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं, मैं आपको बता दूं सन 77 में माननीय बाबू राम नरेश यादव जी नेता हुआ करते थे यादवों के। जब हमारे उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा थी उसमें हम लोग 84 विधायक यादव थे, और जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब 24। हम यादवों का अगर बात करी जाए तो उनका विकास हुआ या पतन हुआ, पूछिए कभी अगले चीज है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। सर्वजन सुखाय पार्टी नाम है आपकी पार्टी का, क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? सर्वजन सुखाय पार्टी का यही एजेंडा है, सबसे पहले हमारी शिक्षा, फिर हमारे छोटे छोटे से मुद्दे हैं जो हमें बाकौर तौर से लड़ना है। जैसे अभी भी आप सोचिए कि हमारे देश में इतनी गई गुजरी सरकारें हैं, जो इतनी उस पर दलितता पे उतर आती हैं कि एक राशन कार्ड बनवाने के लिए भी वो कहते हैं कि विधायक से फोन करवाओ। ठीक, तो हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी का सबसे पहले लोगों के छोटे छोटे काम, किसानों को जो खाद बीज नहीं मिल पाता है उनकी हमारी प्राथमिकता पे रखा गया है। उसके बाद हमारे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बच्चे अच्छे से पढ़ें। उसके बाद हम जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं तो हमारे बुंदेलखंड के लिए हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी का पहला मुद्दा रहेगा कि हम बुंदेलखंड अपना राज्य भी बनाएंगे। तो ये आपने अभी नई पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के राय विचार जाने, अब इनकी बातों से आप कितनी सहमति दायर करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।